सफ़र भी तुम ही हो। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल ही इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना के में संस्कृति की जिठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वाले की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अविनाश को सुबह सुबह से ही बहुत तेज बुखार है। मैं क्या करूं? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाएं शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। संस्कृति ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाई भी देती रही। इस बीच अविनाश की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाह कर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह संस्कृति खुद को बचाते हुए पति के लिए भागदौड़ कर रही थी। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थका हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में भी जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सब से जरूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। संस्कृति ने उसकी तरफ मुखासित होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद इस दवा को ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया कि नोएडा में उसकी शॉप पर है। उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी है, तो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवाइयाँ ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए संस्कृति ने कृत्रिम स्वर में बोला, मेहरबानी की कोई बात नहीं है। इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ पे मिल जाए। कहकर वह वहाँ से चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली है, मगर मिल गई, यही बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? संस्कृति का चेहरा भी खिल उठा था।
संस्कृति जब भी व्यवस्थित होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो प्रतीक लेकर आता। संस्कृति को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधने जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था, जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन अविनाश का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रतीक ने यह जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन संस्कृति ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात तो हर कोई का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हम सफ़र नहीं तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। धीरे धीरे अविनाश की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। बदहवास सी संस्कृति ने प्रतीक को फोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता न करो संस्कृति जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी। मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों, परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। केवल आप ही है जिसे 4-6 दिन पहले तक जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह ही नहीं पाऊंगी। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नज़र से संस्कृति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराया चला गया। संस्कृति के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी, प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे रहा है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रतीक के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 और गुजरे। अविनाश की हालत काफी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह संस्कृति को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में संस्कृति को लगा जैसे वह अधूरी रह गई हो, उसका सब कुछ छीन गया हो। प्रतीक ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पति को अंतिम विदाई कैसे दे।